तो हिमावरी अब नाइटेल की जिंजरी की बन चुकी है और नाइटेल के चाकरा को भी हिमावरी अब अच्छे से कंट्रोल करना सीख गई है। उधर बोर्डो टेंटेल के क्लोन से लड़ रहा था। इधर हिमावरी टेंटेल के ऊपर चाकरा बॉम्ब से हमला करता है तो टेंटेल भी एक छोटे से चाकरा बॉम्ब से उसके ऊपर हमला करता है और दोनों के ही बॉम्ब एक साथ टकरा जाते हैं। जी हाँ गाइस, अब अभी जिस आदमी को देख रहे हो वो असल में टेंटेल है और ये टेंटेल का इंसानी रूप है। और ये सब कैसे शुरू हुआ और ये सब कहाँ से हुआ और जानने के लिए हमें इस सीरीज को शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो आप सभी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये जर्नी काफी लंबी होने वाली है और सीरीज को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो स्टार्टिंग में हम सभी कागज को एक साथ देखते हैं जहाँ पर 5 का आगे मीटिंग चल रही थी और वहाँ पर पुराने कागज को भी बुलाया गया था ताकि नए कागज जो डिसीजन लेंगे उसके ऊपर पुराने कागज अपनी अपनी राय देंगे। लेकिन वहाँ पर ओनोकी नहीं आया था तो नारुतो सूचिकागे से पूछता है कि आखिरकार ओनोकी कहाँ पर गया है। मैंने ग्रैंडफा ओनोकी को यहाँ पर लाने की कोशिश की थी लेकिन उनका मानना था कि ये सब काफी बोरिंग है इसलिए वो यहाँ से भाग गए। अरे कोई बात नहीं, शायद अब वो इन सब चीजों के लिए काफी बुरे हो चुके हैं। जाने तो चलो अब हम अपनी मीटिंग शुरू करते हैं। वही होकागे ऑफिस के बाहर हम टीम 7 को देखते हैं जो कि उनके ऊपर नशे लग रहे थे लेकिन वो लोग काफी बोर हो रहे थे। तो बोर्डो कहता है कि कल मेरे डैड मुझसे पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें पता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग पत्थर कौन सा है। मुझे लगता है कि वो डायमंड है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरा डैड डायमंड के बारे में बात कर रहे थे, शायद वो कोई और चीज होगा। वही पास में बहुत सारे शिनोबी हल्ला कर रहे थे तो मिस्की उनके पास जाके उनके पास से एक फोटो लेकर आता और कहता है कि सब लोग इसी आदमी को ढूंढ रहे हैं। अरे ये आदमी तो लैंड स्टोन के थर्ड सूचिकागे है। क्या सच में ब्रो लैंड स्टोन है? शायद मेरे सवाल का जवाब इसी आदमी के पास हो सकता है। फिर कुछ टाइम में बोर्ड और बाकी सभी उस ब्रो को ढूंढने लगते हैं तभी बोर्डो के हाथ से कोई वो फोटो छीन लेते हैं और कोई नहीं बल्कि सूचक आगे होता है। सच में गैस ब्रो 103 साल का हो चुका है लेकिन अभी तक नेटअप का हमारे यहाँ पर तो कोई 80 एज को भी क्रॉस नहीं कर पाता। खैर अब कहानी में आते हैं। उन्होंने कहता है, अरे तुम तो शायद बोर्डो उज़ुमा की हो, नारुतो के बेटे। तुम्हारे चेहरे और बालों से पता चलता है और तुम तो शायद सासुके उचिया की बेटी होगी, सादा उचिया। और तुम सर अब आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको तो फाक आगे मीटिंग में होना चाहिए था। वो मीटिंग काफी बोरिंग है इसलिए मैं वहां से भाग आया और तुम लोग अगर मुझे जबरदस्ती वहां पर ले जाने की कोशिश करोगे तो मैं अपने पार्टी के स्टार से तुम सभी को राग में बदल दूंगा। तभी ओनोकी के कमर दर्द करने लग जाता है। पूरे हम ककाशी को देखते हैं जो कि आराम से संतरे छील रहा था। असल में इन सभी का भी मीटिंग में कोई भी ध्यान नहीं था। उधर कुर्सी कहता है, भले ही हमने मोमोशिकर की ओसुत्सुकी को हरा दिया है लेकिन अभी भी एक तीसरा ओसुत्सुकी है और हम उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। तो तुम लोग आखिरकार जल्दी उसे क्यों नहीं ढूंढते हो? सास्के ने हमें बताया कि उसकी स्पेस टाइम डायमेंशन कोडर को ओपन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी थी इसलिए उसे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उधर ककाशी आराम से संतरे छील रहा था तो फोद राके के कहते हैं कि हे तुम आखिरकार इसे छील क्यों रहे हो? तुम इसे डायरेक्ट खा सकते हो, इसमें ज्यादा मजा है। आप सभी को देख के लग रहा है कि आप यहाँ पर मजे करने के लिए आए हो। हमने क्या आप सभी को यहाँ पर मजे करने के लिए बुलाया है? अब हम कागे नहीं है तो ये हमारे टेंशन नहीं है। वैसे भी खामोखा टेंशन लेके कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। ओ सच में ये सब एक सर दर्द है। सच कहो तो ग्रैंडमा ओनोकी भी बिल्कुल आप जैसे ही है। इधर हम बोर्डो को देखते हैं जो कि ओनोकी के कमर पर एक पेपर लगाता है जिससे ओनोकी का कमर दर्द बहुत हद तक कम हो जाता है। अब आराम लग रहा है। तो उन सभी का शुक्रिया बच्चों। वैसे ग्रैंडफादर सोचेगा कि आप तो स्टोन विलेज से हो तो आपको तो जरूर पता होगा कि सबसे ताकतवर रॉक कौन सा है। ओ शायद नारुतो ने तुमसे इस सवाल पूछा था, मैंने उससे ये बात बताई थी लेकिन मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब तो भी दूंगा जब तुम मुझे लीव विलेज की सैर कराओगे। जिसके बाद बोर्ड और बाकी सभी ग्रैंडफादर सूचिकागो को लीव विलेज घुमाने लगते और सूचिकागो को भी लीव विलेज घूमने में बहुत ही मजा आ रहा था। फिर कुछ टाइम साइडो ओनोकी से पूछता है कि क्या आपका ऐसे ही यहाँ पर घूमना सही है? अरे तुम दोनों इसकी फिक्र मत करो, वैसे भी वो मीटिंग बहुत ही बोरिंग है। मुझे पक्का यकीन है कि उस मीटिंग में कुछ भी ऐसा खास नहीं हो रहा है। जिसके बाद बोर्डो और बाकी सभी बहुत सारे सामानों को उठा के ओनोकी के पीछे ले जा रहे थे। तो बोर्डो सारा को कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि वही आदमी है जो फोर्थ के नीचे वॉर में लड़ रहा था? क्या पता। वही पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तभी उस क्रेन का तार टूट जाता और वो सामान नीचे गिरने लगता है। तो ओनोकी अपने पार्टी का स्टाइल से उस पूरे पिलर को ही राख में बदल देता है लेकिन इससे ओनोकी का पूरा चाकरा ही खत्म हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद ओनोकी अपनी आँख खुलती है तो वो अपने सामने अपने पोते को देखता है जिसका नाम कोसुता था लेकिन वो ध्यान से देखता है तो वो बोर्डो होता है। जिसके बाद वापस शाम हो जाता है। सूचिकागे बोर्डो से माफी मांगते हैं उसे परेशान करने के लिए लेकिन बोर्डो बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसने पार्टी का स्टाइल देखा था और वो कोसुता के बारे में भी पूछता है। कोसुता मेरा पोता था और जब तुम्हारी उम्र का हुआ था फोर्थ के नीचे वॉर चल रही थी और उसी वॉर में वो भी चल बसा। खैर जाने दो, अब ये पुरानी बात हो चुकी है। वैसे तुम मुझे बहुत ही सही आदमी लग रही हो इसलिए मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। ये कहते सूचिकागे वहाँ पर 3 पत्थर रख देता है और उनसे पूछता है कि इन तीनों पत्थर के देख के बताओ कि इन तीनों में सबसे हार्डेस्ट रॉक
कौन सा है। तो बोर्ड और सारा एक एक पत्थर को उठा लेता है, लेकिन आखिरी जो पत्थर था वो मिस्की नहीं उठाता, वही पर ही रख देता है। तो तुम दोनों श्योर हो कि यही सबसे हार्डेस्ट रॉक है? तो मेरा जवाब सुनो, ये दोनों ही गलत है। अरे मैंने गलती कर दी, शायद वो आखिरी वाला सही था। नहीं, ये तीनों पत्थर ही सबसे हार्डेस्ट रॉक नहीं है। असल में ये सवाल ही गलत है। सबसे हार्डेस्ट रॉक तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। तुम्हारे अंदर का पत्थर जब तक है और तुम्हारा विल ऑफ फायर जब तक जीवित है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो और किसी भी मुश्किल का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हो। ये बात सुनते बोर्डो सारडा को कहने लगता है कि मुझे तो ये बात पहले से पता था, और दोनों लड़ते हुए वहां से भाग जाते हैं। इधर मिस्की अपने घर आता है, लेकिन उसे बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती है, तो अपने कुनाई को लेके आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे अपने बिस्तर में एक लेटर पड़ा हुआ दिखाई देता है। तो मिस्की उस लेटर को पढ़ के जला देता है। क्या लगता है कि गाइस इस लेटर पर क्या लिखा हुआ था? खैर हम विलेज के बाहर कुछ शिनोबी को देखते हैं, तभी उनका खेल को ही खत्म कर देता है लाइटनिंग स्टार से। फिर अगले दिन उन दोनों शिनोबीज को मेडिकल रूम ले जाया जा रहा था और साई उस जगह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसे एक हेडबैंड मिलता है। इधर बोर्डो काफी ज्यादा बोर हो रहा था और वो कहता है कि कोनोहामारू सेंसेई को हमें पहले ही बता देना चाहिए था कि हमारा मिशन कैंसिल हो चुका है। अब तो मैं बोरियत से मरा जा रहा हूँ। चलो मिस्की को एक बात बताता है, शायद उसे पता नहीं होगा कि हमारा मिशन कैंसिल हो चुका है। ये कहते बोर्डो मिस्की के घर जाने लगता है, तभी वो रुक जाते और सारा से पूछता है कि क्या तुम्हें मिस्की का घर पता है? क्या यार बोर्डो, तुम कहते हो कि तुम मिस्की के बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन तुम्हें मिस्की के घर ही नहीं मालूम? अरे हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है ना, इसलिए हम दोनों को कभी एक दूसरे के घर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये बात सुनकर सारा एक डायरी निकाल के मिस्की का घर देख के दोनों उसके घर चले जाते और वहाँ पर जाके देखते हैं कि मिस्की के घर का द्वार खुला है। तो दोनों अंदर चले जाते और अंदर कुछ भी नहीं होता और बोर्डो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर उसकी तस्वीर लगी हुई थी। और ये देख के बोर्डो को थोड़ा सा अजीब लगता है कि यहाँ पर उसके ना ही मॉम डैड का तस्वीर है, ना ही उसके कोई दोस्तों का, बल्कि उसका ही तस्वीर है। खैर कुछ टाइम बाद बोर्डो ये सारी बात कोनोहामारू को जाके बता देता है कि मिस्की सुबह से गायब है। क्या सच में मिस्की गायब हो चुका है? खैर जाने दो, तुम्हें तो पता है कि मिस्की को अकेले रहना पसंद है, इसलिए शायद वो अकेले कहीं पर चला गया होगा, इसलिए वो बाद में आ जाएगा। वैसे मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं बहुत ही बिजी हूँ। क्या तुमने देखा सारा, शायद कोनोहामारू सेंसेई हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हाँ, उनका चेहरा देख के मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। उसके बाद हम नारुतो को देखते हैं, जो कि कहता है कि अच्छी खबर है कि उन दोनों शिनोबीज की मेडिकल कंडीशन अब बेहतर हो रही है। आपको क्या लगता है लॉस से बेनकाई ओत्सुकी का काम हो सकता है? नहीं, ओत्सुकी अगर दोबारा लीव विलेज में अटैक करता है तो सासुके में इन्फॉर्म करता। वही सारा और बोर्डो होकागे के छत पर चुपके से चले आते और इनकी बातें चुपके से सुनने लगते हैं। तभी यहाँ पर लेडी सुनाडे आ जाते और उनको देख के सभी हैरान हो जाते हैं। क्या बात है गाइस, लेडी सुनाडे तो पहले से भी ज्यादा जवान हो चुके हैं। खैर इधर बोर्डो कहता है, एक खूबसूरत बुढ़िया अपने ट्रिप से वापस चली आई। एक बुढ़िया मुझे बचपन में बहुत ही मारती थी, मेरी छोटे से छोटी गलती पर भी मुझे इतना मारती थी कि मैं कल सुबह बिस्तर से नहीं उठ पाता था। उधर साइड नारुतो को एक हेडबैंड देते हुए कहता है कि वहाँ पर हमें एक हेडबैंड मिला था, और ये हेडबैंड देख के कोनोहामारू कहता है कि ये हेडबैंड तो मिस्की का है। ओह अच्छा, तो फिर ये हेडबैंड मिस्की का है, तो फिर मिस्की इस हादसे में इवॉल्व होगा। वैसे ये मिस्की कौन है? मुझे माफ कर देना लेडी सिनारे, मैंने तो आपको मिस्की के बारे में बताया ही नहीं था, मैं बताता। तभी यहाँ पर एक शिनोबी आके कहता है कि इनो वहाँ पर आ चुका है और इनो अपने माइंड ट्रांसफर जिससे उस शिनोबी की यादें देखने के लिए तैयार है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बुलाने के लिए आया हूँ। माफ करना लेडी सिनारे, मैं आपको मिस्की के बारे में बाद में बता दूंगा, पहले एक काम पूरा कर लेते हैं। जिसके बाद हम सभी को मेडिकल रूम में देखते और बोर्डो और सारा चिमनी के ऊपर से उनको देख रहे थे और वहाँ पर वो दोनों एल्डर्स भी आए थे। ये शिनोबी की कंडीशन ज्यादा ठीक नहीं है, इसलिए शायद मैं इसकी ज्यादा मेमोरी ना देख पाऊँ, वरना इसकी जान भी जा सकती है। तो फिर मैं शुरू करता हूँ। जो कहते इनो उस शिनोबी की मेमोरी देने लगता है और वो देखता है कि उसके ऊपर कोई लाइटनिंग स्टार से हमला करता है और कोई नहीं बल्कि मिस्की होता है। ये शिनोबी के ऊपर जिसने हमला किया था वो शायद लीव विलेज से ही है और उसका नाम शायद मिस्की है। जो सुनते बोर्डो सारा एकदम से हैरान हो जाता है। इधर नारुतो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि उसके ऊपर किसी तरह का जुत्सु यूज हुआ है? नहीं, उसे देख के लग नहीं रहा था कि उसके ऊपर किसी भी तरह का जुस्से यूज हुआ है, बल्कि वो अपने मर्जी से ये सब कर रहा है। मिस्की ऐसा लड़का नहीं है कि बिना किसी वजह के ही वो किसी के ऊपर भी अटैक कर दे। लगता है कि हमें सान विलेज जाके उसके पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा। क्या सच में मिस्की सान विलेज से है? मुझे सब कुछ सच सच बताओ नारुतो, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? लॉस से बिना आखिर का इसका मतलब क्या है? मतलब साहब है मिस्की ओरोचिमारू का बेटा है। जो सुनते सभी वहाँ पर हैरान हो जाते हैं। नारुतो, क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या तुम भूल गए थे कि 10 साल पहले ओरोचिमारू ने लीव विलेज में अटैक करके थर्ड होकागे को कत्ल किया था? मुझे ये बात अच्छे से पता है, लेकिन लीव विलेज पर अटैक करने के लिए ओरोचिमारू के पास कोई वजह नहीं है। और वैसे भी ओरोचिमारू के पास ये भी वो डाटा है जिससे हम उस से लड़ सकते हैं, इसलिए अभी हमें ओरोचिमारू की जरूरत है। तो सभी की तू मैं खत्म हो गई है तो हम कुछ कहे। ओरोचिमारू ने थर्ड होकागे का खून किया था और तब से ही ओरोचिमारू लीव विलेज के लिए एक खतरा रहा है। उसी तरह ओरोचिमारू का बेटा भी लीव विलेज के लिए एक खतरा है, इसलिए हम चाहते हैं कि ओरोचिमारू के बेटे के ऊपर जितना हो सके उतना ज्यादा नजर रखा जाए। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पर शाम हो जाता और बोर्डो सारे एक लेक के पास बैठे हुए बात कर रहे थे कि
हमें तो मिस्की के पास्ट के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है और ये भी नहीं पता है कि मिस्की लीव विलेज के लिए लॉयल है भी या नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है, मिस्की हमारा दोस्त है और वो दूसरे विलेज से है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे एक आउटसाइडर की तरह देखें। देखो बोटो, हम एक शिनोबी है, भले ही मिस्की हमारा दोस्त है, लेकिन हम भावनाओं में कोई भी कदम नहीं उठा सकते। वैसे भी इन्होंने अपने माइंड ट्रांसफर जिससे उसकी यादें देखे थे, और वो सब कुछ झूठ तो नहीं हो सकता है। सारा एक बात बता, जब तुम होकागे बन जाओगे तब क्या तुम किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करोगे, अपने दोस्तों के ऊपर भी नहीं, भले ही वो मैं ही क्यों ना हूँ। उसके बाद बोर्डो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर मिस्की ने उन गार्डों के ऊपर हमला किया था। तभी बोर्डो को वहाँ पर एक सांप दिखाई देता है और उस सांप के ऊपर कोई अजीब सी चीज हमला कर रहा था। तो बोर्डो अपने विंस्टार से उस चीज को हवा में उड़ा देता है और वो सब कहने लगता है कि बोरुटो यही मेरा फैल है और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। क्या तुम मिस्की का कोई क्लोन हो और ये क्या कि क्या तुम मुझे कोई मैसेज दे रहे हो। लेकिन वो सांप कुछ भी नहीं कहता। तो बोर्डो उस सांप को लेके सारा के पास चला जाता है। असल में उन दोनों का प्लान ये था कि आज रात वो दोनों लीव विलेज से भाग के मिस्की को ढूंढने जाएंगे। देखो बोटो, हम इसकी को ढूंढने जरूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये सब लेके ओरोचिमारू के पास जाएंगे, क्योंकि हमसे ज्यादा ओरोचिमारू मिस्की को ज्यादा जानता है। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। जो कहते दोनों ओरोचिमारू के हाइडआउट में जाने लग जाते और सारा बोर्डो को कहता है कि ओरोचिमारू के हाइडआउट में बहुत सारे जूनियर पहरा दे रहे हैं, इसलिए हमें संभाल के ओरोचिमारू के हाइडआउट में घुसना पड़ेगा। मैं समझ गया, ओरोचिमारू के हाइडआउट में कैसे घुसना है वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। इधर होकागे ऑफिस में वो दोनों एल्डर कहता है कि तुमने आखिरकार मिस्की को विलेज में घुसने क्यों दिया, वो इंसानी बच्चे है भी या नहीं वो भी हमें नहीं पता है। देखिए, हम मानते हैं कि ओरोचिमारू विलेज के लिए एक खतरा है, लेकिन उसकी रिसर्च हमारे लिए बहुत ही काम आ रही है। वो बच्चा जब विलेज में आके एकेडमी जाने लगा तब वो बहुत ही मेहनत करता था और वो बहुत ही इंटेलिजेंट भी था और उसे जो भी मिशन दिया जाता था वो बहुत ही शिद्दत और ईमानदारी से उसे पूरा करता था। और इतना ही नहीं, उसने तो कई बार मेरे बच्चे बोर्डो को भी बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दिया था, इसलिए मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट है। अगर तुम्हें इस लड़के के ऊपर इतना भरोसा है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमें जल्दी उस लड़के के पीछे एक सर्च टीम भेजना पड़ेगा। तभी यहाँ पर उड़ाना के कहता है कि बोर्ड और सहारा कल रात से गायब है, शायद वो मिस्की के पीछे गया होगा। जो सुनकर नारुतो एकदम से हैरान हो जाता है, जिसके बाद शिकामारू नारुतो को कहता है कि हमने बोर्डो के पीछे शिकाराई को भेजने का फैसला किया है, क्योंकि बोर्डो को शिकाराई से बेहतर और कोई नहीं जानता है। उधर से कोनोहामारू दौड़ते हुए होकागे ऑफिस में आता है और वो कहता है, प्लीज लॉर्ड 7 आप मुझे इस मिशन पर जाने दीजिए। पहले मिस्की यहाँ से भागे, फिर बोर्डो और सहारा, ये टीम 7 का मामला है, तो प्लीज आप मुझे जाने दीजिए इस पर। जो सुनकर नारुतो कहता है कि ओरोचिमारू ने लीव विलेज को तबाह किया और इसने तुम्हारे ग्रैंडफादर को भी जान से मार दिया। मुझे ये बात पता है, तो फिर आपने मेरे ग्रैंडफादर के कातिल के बेटों को आपने मेरे टीम में क्यों भेजा। देखो कोनोहामारू, मैं अगर पहले तुम्हें इसके बारे में बता देता तो क्या कुछ बदल जाता। भले ही ओरोचिमारू ने पहले कितने भी गंदे काम क्यों न किए हो, लेकिन उसके बेटे ने तो कुछ भी नहीं किया और हो सकता था कि मिशन के टाइम तुम अपनी पर्सनल फीलिंग और पर्सनल दुश्मनी मिस्की के ऊपर निकाल सकते थे, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मिस्की के ऊपर मैं भरोसा करता हूँ और वो मेरे टीम का हिस्सा भी है, तो प्लीज मुझे आप जाने दीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। कोनोहामारू, हमने पहले ही फैसला कर लिया है कि उनके पीछे कौन जाने वाला है, इसलिए अभी इमोशन में बह जाने का टाइम नहीं है, इसलिए हम तुम्हें इस बार इस मिशन पर जाने नहीं दे सकते हैं, माफ करना। जिसके बाद हम ओरोचिमारू को देखते हैं, जहाँ पर यामाटो वहाँ पर ओरोचिमारू को कहता है कि मिस्की 2 गार्डों को घायल करके वहाँ से भाग चुका है, तो बता मुझे सब कुछ सच है, इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। यामाटो, तुम मेरे ऊपर इतने समय से नजर रख रहे हो, लेकिन मैंने क्या अभी तक कुछ भी किया है, और तुम्हें तो पता ही है कि मेरा गोल क्या है, कि मैं इस दुनिया के सारे राज को जानूं। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर हमें तुम्हारे ऊपर जरा सा भी शक हुआ तो रहम की उम्मीद मत करना। ये कहते यामाटो वहाँ से चला जाता है। इधर लीव विलेज में मिस्की के पीछे जाने के लिए एक सर्च टीम रेडी हो गई, तो और मेरे को जैसे ही वहाँ पर आता है सभी वहाँ से चले जाते हैं। उधर जंगल में सारा मिस्की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ओरोचिमारू के हाइडआउट में जाता है, और यामाटो जैसे मिस्की को देखते हो वो सभी मिस्की के पीछे जाने लग जाते हैं और बोर्डो इसी मौके का फायदा उठा के ओरोचिमारू के हाइडआउट में घुस जाता है। और कुछ देर जाते बोर्डो ओरोचिमारू के रिसर्च लैब में आ जाता है और वहाँ जाके वो मिस्की के क्लोन को देखते हैं, और मिस्की के क्लोन को देख के बोर्डो को लग रहा था कि शायद मिस्की है और ओरोचिमारू ने मिस्की को पकड़ के यहाँ पर कैद कर लिया है। तभी यहाँ पर सुगत्सु आता है और वो कहता है कि तुम आखिरकार यहाँ पर कैसे घुसे बच्चे। अरे तुम तो शायद बोर्डो हो नारुतो के बेटे, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तो बताओ यहाँ पर कैसे आना हुआ। ओ अच्छा, तो फिर तुम हो ओरोचिमारू, तो बताओ तुमने आखिरकार मिस्की को इस चैम्बर के अंदर कैद करके क्यों रखा है। अरे जरा शांत हो जाए, मिस्की नहीं बल्कि मिस्की का एक क्लोन है, और मैंने लीव को जो मिस्की दिया है वो भी मेरे एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है। और वैसे मैंने सुना है कि मिस्की लीव से भाग चुका है। क्या मिस्की तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है? तुम आखिरकार खुद को एक पेरेंट्स कैसे कह सकते हो, और ऐसे टाइम पे
तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो? अरे फिक्र करने की क्या बात है, अगर मिस्की के बारे में किसी को भी कुछ भी पता चला तो उसके ऊपर लगा हुआ करिश्मा खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा और वही बड़ी एक्सप्लोर हो जाएगा और मेरा रिसर्च किसी के भी सामने नहीं आएगा। तुम तो एक पिता कहलाने के लायक ही नहीं हो, तुम तो एक मॉन्स्टर हो। सर तुम ठीक ही कह रहे हो, वैसे तुम इतने देर तो बस यही कहने के लिए नहीं आए हो। तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि स्नेक ने तुम्हें एक मैसेज दिया है जो कि ये है कि यही मेरा फुल है। हाँ उसने ही कहा था। मैं चाहता हूँ कि आप स्नेक को चेक करें और इसकी मदद से अगर छोटा क्लू भी मिले वो भी काफी है। अच्छा ठीक है, मैं इसे चेक करता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उधर सारा मिस्की में ट्रांसफॉर्म होकर भाग रहा था, तभी कुछ ने भी मिस्की को पकड़ लिया था और उसे सील करने लगता है। तभी और कारिन आके सारा को बचा लेता है और सारा कारिन को देख के सोचने लगता है कि ये तो वही लड़की है जिसे वो ढूंढ रही थी। तुमने बहुत मेहनत की है, अब मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ, तुम अपने लक्ष्य की तरफ जाओ। जो कहते कारिन मिस्की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो दूसरी तरफ जाने लगता है और सारा दूसरी तरफ। फिर कारिन भागते भागते यामाटो और बाकी से भी उसे भी पकड़ लेते हैं। तो कारिन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और ये देखे यामाटो कहता है कि कारिन है तुम हो, ये आखिर के किस तरह का मजाक है। अरे गुस्सा मत हो, मैं तो बस तुम लोगों को ये दिखा रहा था कि तुम लोगों को कितनी आसानी से धोखा दिया जा सकता है। अब अगली बार सीरियस होकर रहना। जो कहते कारिन वहां पर एक स्मोक बम फेंक के भाग जाता है। इधर सारा बोर्डो के पास आ जाता है और सारा बोर्डो को कहता है कि मैंने सुना है कि ओरोचिमारू स्नेक को एनालाइज कर रहा है। सारा तुमने पहले कहा था कि तुम पहले भी यहाँ पर आए थे, तो क्या तुम्हें पहले से मिस्की के बारे में पता था? आखिर का तुम कहना क्या चाहते हो बोर्डो? जो सुनते बोर्डो सारा को ओरोचिमारू के रिसर्च लैब में ले आता और कहता है कि ये सारे मिस्की के क्लोन है और मिस्की भी पहले इनसे भी क्लोन्स में से एक हुआ करता था। जो सुनते सारा एकदम से हैरान हो जाती है। उधर ओरोचिमारू स्नेक को एनालाइज कर रहा था और उसे पता चलता है कि मिस्की स्टेज 2 फॉर्म में चला गया है, जिसके कारण ही वो ऐसे अजीब सी हरकत कर रहा है। उसके बाद ओरोचिमारू बोर्डो और साडा को अपने पास बुला के कहता है कि मुझे स्नेक के अंदर उस मैसेज के अलावा और कोई मैसेज नहीं मिला। जो सुनते बोर्डो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर कुछ देर बाद खुली आसमानों के नीचे बोर्डो और साडा अपने दोस्ती के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हम तीनों इतने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मिस्की ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। तभी यहाँ पर ओरोचिमारू आ जाता है, साथ से बोर्डो के ऊपर तरस आ गया होगा। खैर ओरोचिमारू कहता है कि तुम स्नेक को लेके रिउची कैंप में जाओ, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वाइट स्नेक सेज रहता है। वो स्नेक की मेमोरी को पढ़ के शायद बता सकता है कि मिस्की के दिमाग में क्या चल रहा है। जिसके बाद अगली सुबह बोर्डो सारा उस वाइट स्नेक के पास जाने के लिए निकल जाता है। तभी यहाँ पर टीम 10 उनको रोकने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। उधर ओरोचिमारू के पास यामाटो आके कहता है कि तुमने आखिरकार कारिन को मिस्की का भेष बदल के हमारे पीछे क्यों भेजा? क्या तुम हमारा ध्यान भटकाना चाहते थे? मुझे पता नहीं कि तुम क्या कह रहे हो, मैंने तो कारिन को कहीं पर भी नहीं भेजा और यहाँ पर कोई आया भी नहीं था। हमसे झूठ मत बोलो। अरे भाई मैं आखिरकार तुमसे झूठ क्यों कहूंगा? और यही पर ही हमारा ये पार्ट खत्म होता है। तो अगले पार्ट में क्या होने वाला है, तो अगर आप सभी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाय द वे थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। तो जैसा कि ट्रेलर में आप सभी ने देख लिया होगा कि आज का पार्ट कैसा होने वाला है, तो बात को ज्यादा ना बढ़ा के आज का पार्ट शुरू कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शिकामारू की टीम बोर्डो की टीम के सामने आ जाते हैं और बोर्डो की टीम को भी यकीन नहीं था कि ये लोग यहाँ पर आ जाएंगे। बोर्डो हमें मिशन मिला है तुम दोनों को विलेज वापस ले जाने के लिए, इसलिए चुपचाप हमारे साथ वापस चलो, वरना हमारे पास बहुत से तरीका है तुम दोनों को विलेज वापस ले जाने के लिए। लेकिन वो दोनों मान ही नहीं रहे थे वापस जाने के लिए। तो चोजो अपने एक्सपेंसिव जिससे अपने बेस्ट फ्रेंड को पकड़ लेता है और इनोशिन भी अपने बीच कोच से बोर्डो को पकड़ लेता है और अपनी तरह खींचने लगता है। तो बोर्डो एक शारिंगान बना के उस बेस को तबाह कर देता है और साडा भी एक ट्रिक से चोजो को धोखा दे के दोनों वहां से भाग जाते हैं। तो टीम 10 भी उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन कुछ देर जाते उनको अपने सामने एक लेक दिखा देता है। मतलब बोर्डो और साडा उनके नजर से गायब हो चुका है, लेकिन इसकी वजह से शिकाडाई को पता चल गया है कि बोर्डो और साडा किस तरह से काम करते हैं। उधर विलेज में टेमारी शिकामारू को खाना देने के लिए आता है। तो टेमारी शिकामारू से पूछता है कि तुमने आखिरकार इस मिशन के लिए टीम 10 को ही क्यों चुना? वो इसलिए क्योंकि शिकाडाई को इन सभी का अच्छे से तजुर्बा है और वैसे भी उसके सामने अपने दोस्त से क्यों ना हो, लेकिन वो अपने दोस्त की वजह अपने काम को ज्यादा महत्व देगा, इसलिए मैंने उसे वहाँ पर भेजा। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ कि शिकाडाई की टीम को जाना बहुत ही जरूरी था, लेकिन मिस्की विलेज से भाग गया है, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या होगी जो सभी शिनोबी मिलकर उसे ढूंढने में लगे हुए हैं? तुम जैसा सोच रहे हो ये इतना भी छोटी बात नहीं है। मिस्की विलेज छोड़ के चला गया है और बोर्डो और साडा भी उसके पीछे चला गया है। इसका मतलब बोर्डो और साडा को मिस्की के बारे में कुछ पता चला है, इसी कारण ही वो दोनों भी मिस्की के पीछे चले गए हैं। और जब तक शिकाडाई की टीम को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इधर टीम 10 को बोर्डो और साडा के बहुत सारे पैरों के निशान मिलते हैं जो कि एक ही जगह पर आकर रुक जाते हैं। तो इनोशिन अपने बेस कोर से ऊपर से चेक करने लगते हैं। इधर नीचे ये लोग बात कर रहे थे कि बोर्डो को तो पता नहीं, वो बिना कुछ सोचे समझे कोई भी काम कर देता है, लेकिन साडा तो समझदार लड़की है, तो आखिरकार बोर्डो के बातों में आके बोर्डो का साथ क्यों देने लगी है। उधर ऊपर इनोशिन कहता है कि उसे बोर्डो और साडा दिखाई दे दिया है, लेकिन वहाँ पर दो बोर्डो और दो साडा है जो कि दोनों दो तरह जा रहे हैं, तो उनमें से एक टीम क्लोन हो सकता है। लगता है कि उन दोनों ने ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया है, तो तुम दोनों उस तरफ जाओ और मैं इस तरफ जाता हूँ। एक कहते मोई की उस तरफ जाके
उन दोनों बोर्ड और सायरा को खत्म कर देता है और उन दोनों सच में क्लोन निकलते हैं और उन दोनों को खत्म करते हुए मोइकी शिकाडाई की तरफ जा रहा था, तभी उसके ऊपर एक अनजान आदमी हमला कर देता है। इधर शिकाडाई एक प्लान बनाता है बोर्ड और सायरा को पकड़ने के लिए और उसका प्लान सक्सेसफुली काम कर जाता है और बोर्ड और सायरा को पकड़ लेता है, लेकिन इस चक्कर में बोर्ड के पॉकेट से वो सांप निकल जाता है और शिकाडाई उस स्नेक से वो मैसेज सुन लेता है, जो सुनकर शिकाडाई को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था और शिकाडाई को ये भी अजीब लग रहा था कि मिस्की उन दोनों को गार्ड को मार के कैसे विलेज से भाग सकते हैं और इससे तो बस मिस्की से ही पता चलेगा। तो शिकाडाई बोर्ड की टीम में ज्वाइन हो जाता है और चोजो इसलिए ज्वाइन कर लेता है ताकि मोइकी सन से उसे ना कहेगी कि उसने शिकाडाई को क्यों नहीं रोका और इनोशिन इसलिए ज्वाइन कर लेता है ताकि वो यहाँ पर अकेला ना पड़े। उधर मोइकी और उस बंदे के बीच बहुत ही घमासान बैटल चल रहा था, लेकिन तभी वो बंदा रुक जाता और वो कहता है कि मैं यहाँ पर जो काम करने के लिए आया था वो पूरा हो चुका है, मैं यहाँ से चलता हूँ। जो कहता है वो बंदा वहाँ से चला जाता है और ये देख के मोइकी को समझ आ जाता है कि ये बंदा बस उसका टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ पर आया था। फिर मोइकी उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर उसने शिकाडाई को बोर्ड और सायरा को पकड़ के यहाँ पर वेट करने के लिए कहा था, लेकिन वहाँ पर मोइकी को बस एक लेटर मिलता है जहाँ पर शिकाडाई ने लिखा था कि माफ करना मोइकी सन से हम बोर्ड की टीम में ज्वाइन हो रहे हैं, जो सुनकर मोइकी का दिमाग ही खराब हो जाता है। इधर शिकाडाई बोर्ड से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो? हम लोग ड्यूजी कैंप में जा रहे हो। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा व्हाइट स्नेक है जो कि सभी सांपों का सेज है, वो हमें मिस्की के इस सांप की मेमोरी को पढ़ के बता सकता है कि मिस्की के दिमाग में क्या चल रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन ये सुन के मुझे खतरे का एहसास हो रहा है। वही ऊपर से वही बंदे बोर्ड और बाकी सभी को देख रहा था और कोई नहीं बल्कि स्विगर से होता है और वो कहता है पता नहीं कि उड़ीचिमारू का प्लान क्या है, उसने आखिर को मुझे मोइकी को थोड़ी देर वहाँ पर रोके रखने के लिए क्यों कहा था, पता नहीं, अब तो ये आगे चल के पता चलेगा। उधर वैसे भी ड्यूजी कैंप के गुफा के पास चले आए थे, लेकिन चोजो को काफी ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा भयानक है। हम इतनी देर से यहाँ पर चल रहे हैं लेकिन अभी तक आखिरकार हम उस ड्यूजी कैंप के गुफा के नजदीक भी क्यों नहीं पहुंचे हैं। ओरोचिमारू ने हमें कहा था कि ड्यूजी कैब ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत सारे स्नेक रहते हैं और वहाँ पर सभी स्नेक के पास ही सेज पावर है, इसी कारण शायद हमें वो गुफा ढूंढने में टाइम लग रहा है। तभी सायरा को कुछ फुटप्रिंट दिखाई देते हैं और किसी के नहीं बल्कि उनके ही फुटप्रिंट होते हैं। मतलब ये लोग तभी से यहाँ पर गोल गोल घूम रहे थे। दोस्त अभी हार मारने का टाइम नहीं है, हमें चलते रहना पड़ेगा। तभी उनको वहाँ पर कुछ लाइटें दिखाई देते हैं तो उससे भी उस तरह दौड़ के जाने लगते हुए कुछ 3 औरतें उनको देख रहे थे। ये लोग यहाँ पर भटके नहीं है बल्कि ये लोग यहाँ पर कुछ ढूंढ रहे हैं, तो चलो इनकी मदद करते हैं। उधर वैसे भी ड्यूजी कैब के गेट के पास चले आते हैं और वहाँ पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था ड्यूजी कैब और इनको लग रहा था कि यह जगह शायद बहुत ही भयानक होगा, लेकिन ये जगह तो बहुत ही शानदार है। तभी आपका दरवाजा खोलता है और यहाँ पर एक लड़की आके कही थी मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर कोई पहुंच ही पाएगा। आप सभी का ड्यूजी कैब में स्वागत है। मैं यहाँ की कागुरे ही में हूँ और आप सभी साथ थक चुके होंगे, अंदर आके आराम कीजिए। वैसे हम लोग काफी ज्यादा थक चुके हैं तो थोड़ी देर आराम करना बनता है। वैसे क्या आप हमें बता सकते हैं कि वॉइस स्टेज ने कहाँ पर है? अभी वॉइस स्नेक एक मीटिंग अटेंड करने के लिए बाहर गया है, तो वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर आएंगे। तब तक के लिए आप यहाँ पर खाना पीना कर लीजिए, बाद में हम उनके साथ आप सभी की मीटिंग करवा देंगे। लेकिन बोर्डो वहाँ पर आराम करने के लिए और खाना खाने के लिए मना कर देता है, लेकिन बाकी सभी के पास वहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम था इसलिए वो सभी खाना शुरू कर देते हैं और शिकाडाई को भी बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी इसलिए वो भी थोड़ा करके खाना शुरू कर देता है। लेकिन बोर्डो वहाँ पर साफ कह देता है कि वो यहाँ का पानी तक नहीं पिएगा क्योंकि ओरोचिमारू ने उससे कहा था कि ये जगह सांपों से भरी हुई है, लेकिन यहाँ पर एक भी स्नेक नहीं दिखाई दे रहा, मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी वो लेडी बातों बातों में मिस्की के बारे में बता देता है और ये बात सुन के बोर्डो कहता है कि उसने तो मिस्की के बारे में इनको कुछ भी नहीं बताया है, तो इनको आखिरकार मिस्की के बारे में कैसे पता चला, मतलब इनको मिस्की के बारे में कुछ पता है। तो वो सभी को सावधान रहने के लिए कह देता है। टीवी और लेडी अपने असली रूप में आ जाता है और आगे खूबसूरत माहौल भी बदल के भयानक माहौल में बदल जाता है। बच्चों का चाकरा बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं तुम सभी के चाकरा को अब्जर्व नहीं कर पाया। कागुरही में इन लोगों ने पहला टेस्ट पार कर लिया है इसलिए इन लोगों को छोड़ दो। बहुत बहुत बधाई हो, तुम लोगों ने पहला टेस्ट पार कर लिया है, लेकिन अगला टेस्ट इससे भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, इसलिए खुद को तैयार कर लो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते वो नागिन वहाँ से चली जाती है और बोर्ड और बाकी सभी भी आगे जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर कोहरा बहुत ही ज्यादा होने के कारण वो सभी एक दूसरे से अलग हो जाता है। तभी बोर्डो को एक औरत की परछाई दिखाई देती है तो वो उसके पीछे जाने लगती है और जाते जाते वो एक गुफा के अंदर घुस जाता है और वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है। ऐसे ही दीवार को धक्का दे के कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम्हें अगर यहाँ से निकालना है तो तुम्हारे नीचे जो स्टोन है और दीवार के शेप के हिसाब से वहाँ पर फिट करो, तभी तुम यहाँ से निकल पाओगे। वैसे तो मैं एक बात बताऊँ तो मुझे बच्चों को खाना बहुत ही पसंद
करना है क्योंकि उनका चाकरा बहुत ही कम होता है। जिसके बाद बोर्डो उन पत्थरों को उनके जगह पर रखना शुरू कर देता है, लेकिन एक भी पत्थर उनकी जगह पर लग ही नहीं रहा था, जो देख के बोर्डो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम आखिरकार मुझसे एक काम क्यों कर रहे हो, मैं तो मिस्किल को यहाँ पर ढूंढने के लिए आया था। एक सेकंड रुको, क्या तुम यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आए थे? क्या तुम यहाँ पर ग्रेट वॉइस से स्नेक्स से सेज पावर लेने के लिए नहीं आए थे? नहीं, मैं यहाँ पर उनसे कोई भी पावर लेने के लिए नहीं आया था, मैं तो उनसे यहाँ पर एक सवाल पूछने के लिए आया था। ओह अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन मुझे माफ करना, तुम यहाँ पर अब फंस चुके हो। जब तक तुम इस पहेली को हल नहीं करते हो तब तक तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे। तो बोर्डो दोबारा उन स्टोन्स को अपने जगह पर रखने लग जाता है, तभी गलती से उसके पैरों से एक स्टोन टूट जाता है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि वो इन पत्थरों को तोड़ के उनके शेप के हिसाब से भी तो वहाँ पर लगा सकते हो, और इसके कारण बोर्डो सक्सेसफुली इस मिशन को पूरा कर लेता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने इस टेस्ट को पार कर लिया। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो तुम उसे पालो। तभी यहाँ पर एक नागिन आ जाते और वो बोर्डो को काट लेते और वो कहता है कि मैं यहाँ की तीसरी कागुड़े ही में हूँ, तुम अगर इस इम्तिहान में पास हो जाते हो तो तुम व्हाइट ग्रेट स्नेक्स से मिल सकते हो। तभी बोर्डो बेहोश होने लगते और इसे अपने सामने सादा चोजो इनोशिन और भाग से भी दिखाई देने लगते और उससे भी कह रहे थे बोर्डो को कि बोर्डो एक नंबर का मतलब ही है, उसने एक आउटसाइडर के लिए अपने विलेज के लोगों को खतरे में डाल दिया, उसके अपने दोस्तों को खतरे में डाल दिया। और बोर्डो ये सारी बातें सुनकर समझ जाता है कि ये उसके दिमाग का इम्तिहान है, तो बोर्डो कह देता है कि वो फिर भी मिस्की को बचाना चाहता है, जो सुन के वो कागुरे में कहता है कि तुमने इस टेस्ट को भी सक्सेसफुली पास कर लिया है और अब तुम अपने दोस्तों से मिल सकते हो, वो इस गेट के पीछे है। तो बोर्डो उस गेट को धक्का दे के अंदर जाता है तो सभी बेहोश होता है, तो बोर्डो सभी को उठा लेता है और आगे जाने लगता है। तो आगे ग्रेट सेज होता है। क्या अभी व्हाइट ग्रेट सेज ने कि हाँ मैं वही हूँ, हमें ओरोचिमारू ने यहाँ पर भेजा है, हम चाहते हैं कि अब स्नेक के मेमोरीज को पढ़े। क्या बात है, ओरोचिमारू तो अब एकदम से बदल चुका है, पहले तो वो एक नंबर का भड़वा हुआ करता था। वैसे तुम लोगों ने जो टेस्ट पार किया है वो वही लोग पार करते हैं जिसे सेज पावर चाहिए, तो तुम लोगों को सेज पावर नहीं चाहिए। हमें कोई भी सेज पावर नहीं चाहिए, हमें बस मिस्की के बारे में जानना है, तो बस हमें वही बताइए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन एक ही शर्त पर, तुम सभी को एक स्नेक को खत्म करना है, उसने मुझे परेशान करके रखा है और प्रूफ के तौर पर तुम्हें उस स्नेक के स्केल को लाना होगा। तो बोर्डोले की शर्त को मान लेते हैं और उस तरह जाने लगते हैं और उससे भी कागुरे ही में कहते हैं आपने जो उनसे प्रॉमिस किया है क्या आप वो पूरा कर भी पाएंगे? इससे अब क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी वो लोग वहाँ पर जाने के बाद लौट के अब दोबारा नहीं आ पाएंगे। उधर ली विलेज में मोई की नारुतो को आके कहता है कि माफ करना, मैं उनको रोक नहीं पाया और शिकाडाई की टीम भी उनके साथ ज्वाइन हो गई और पीछे उन्होंने इस शोगी के पीसेस को छोड़ दिया है। शिकाडाई ऐसे उनके साथ नहीं जा सकता है, जरूर उसे उनके बारे में कुछ पता चला है जिसके कारण ही वो उनके साथ चला गया, और जब तक हमें इसके बारे में पता नहीं चलता तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इधर ये सारे स्टूडेंट बात कर रहे थे कि इनको बोर्ड की मदद करना चाहिए या नहीं। हम अगर रूल को तोड़ के उनकी मदद करने जाए तो हमें ज्यादा बड़ी सजा नहीं मिलेगी ना। देखा जाए तो हमें उनकी मदद करना चाहिए, लेकिन हमें भी मिशन मिला है विलेज को गार्ड करने की, पता नहीं कब विलेज में कोई भी दुश्मन हमला कर दे। मेरे ख्याल से हमें अपने अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे के मिशन पर। तुम लोग सही कह रहे हो, बोर्डो लोग अपना अपना मिशन अच्छे से पूरा करेंगे, हमें अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। उधर वो घायल शिनोबी धीरे धीरे होश में आ रहा था, तो सकुरा एक रिपोर्ट तैयार करके एक शिनोबी को दे देती और उसे कहता है कि एडलॉस 7 को जाके दे दो। उधर लेडी सुनाटे गुस्सा होकर कहने लगते हैं कि वो दोनों शिनोबी अभी तक होश में नहीं आए हैं, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा वरना एडवाइजर मेरा दिमाग खराब कर देंगे। तभी यहाँ पर वही शिनोबी वही रिपोर्ट लेके आता है, तो शिकामारू उसे पढ़ के बताता है कि एक अच्छी खबर है, उन दोनों जूनिन में से एक जूनिन होश में आने वाला है, तो हमें जल्दी पता चल जाएगा कि मिस्की ने आखिर विलेज को क्यों छोड़ा और उसका असली प्लान क्या है। उधर रियोजी क्या में चोजो साडा से पूछते हैं कि ये आखिरकार रिवर्स स्केल क्या होता है, तो इनोशिन कहता है कि सुनने में आया है जो भी रिवर्स स्केल को छूता है उसे ड्रैगन कभी भी नहीं छोड़ता है। क्या यहाँ पर रिवर्स स्केल जैसी कोई चीज भी है? इस जगह का नाम ही लैंड ऑफ ड्रैगन है, तो अगर एक स्नेक के पास ऐसी कोई भी चीज होगी तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए। अरे दोस्तों डरो मत, ये बिल्कुल वीडियो गेम जैसा ही है, फाइनल बॉस को हराओ और एक अच्छा सा रिवॉर्ड पाओ। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक रास्ता बना हुआ था और वो रास्ता और किसी ने बल्कि एक स्नेक के रेंगने से बना हुआ था, जो देख के उससे भी वहाँ पर काफी ज्यादा डर चुके थे। फिर कुछ दूर चलते वो लोग देखते हैं कि वहाँ का जंगल पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था, जो देख के उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर आखिरकार ये क्या हुआ था। तभी उनको याद आता है कि वह स्नेक ने उनको कहा था कि उस स्नेक ने एक बार वहाँ पर एक बैटल की थी जिसके कारण उसने अपनी एक आँख खो दी, और तब से वो काफी ज्यादा गुस्से में है। अगर उसे सबक नहीं सिखाया गया तो उसके सामने जो कुछ भी आएगा उसे वो तहस नहस कर देगा। जिसके बाद बोर्डो आगे जाने लगते और आगे जाते उसे एक पत्थर का स्नेक दिखाई देता है, जो देख के बोर्डो काफी ज्यादा डर जाता है, उसे लग रहा था कि यही वो गारागा है। जिसके बाद चोजो पीछे जाने लगती है तो वो एक चीज से टकरा जाती है और उसे लग रहा था कि ये चीज शायद दीवार है, लेकिन
यहाँ पर तो पहले कोई भी दीवार नहीं था, तभी वो चीज हिलने लग जाता है और वो चीज और कोई नहीं बल्कि गारा गाँव होता है। और स्नेक सच में हंसता ज्यादा बड़ा था। उसने की एक आंख से भी छोटा बोर्ड होता है और तभी वो स्नेक उनके ऊपर हमला कर देता है। तो बोर्ड और भाग से भी वो स्नेक से लेने लग जाता है, लेकिन उसे भी स्नेक के ऊपर एक रोज भी नहीं पहुंचा पा रहे थे। तभी उसने साडे के ऊपर हमला कर देता और साडे को लग रहा था कि उसके खेल साथ एक बार खत्म हो जाएगा। उसी टाइम वहाँ पर एक ब्लैक स्नेक आके कारा गाँव के ऊपर हमला कर देता है और इसी मौके का फायदा उठा के वो सभी यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो सभी एक जगह पर बैठ के बात कर रहे थे कि वो स्नेक तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, अब हम उस स्नेक से वो स्केल कैसे लेंगे। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो ब्लैक स्नेक मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। कम ऑन सारा इतना बड़ा स्नेक आखिरकार तुम्हें बचाने की कोशिश क्यों करेगा? आखिरकार तुम्हारा रिश्ता ही क्या है उससे? तभी यहाँ पर पानी के नीचे से वही बड़ा ब्लैक स्नेक आ जाता है और वो कहने लगता है कि आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा सारा, मुझे यकीन नहीं था कि मैं आपसे मिल भी पाऊंगा। तुम आखिरकार मुझे कैसे जानते हो? आखिरकार तुम कौन हो? मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम है ओटो और मैं लॉस शास्त्री का समरिंग एनिमल हूँ। क्या सच में मेरे डैड का समरिंग एनिमल? वही वो रेड स्नेक काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था और वो कहता है कि अब मेरे सामने जो भी क्यों ना आए, अब मैं उसे खत्म कर दूंगा। इधर बोर्ड और बाकी से भी ऑटो को मिस्की के बारे में बता देते और ये भी बता देता है कि वो लोग यहाँ पर गारा गाँव से क्यों भीगने के लिए आए हैं। अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मैं कहूँ तो गारा गाँव को ऐसे आम टेक्निकों से हराया नहीं जा सकता है। सहारा तुम्हें क्या लगता है कि हमें स्नेक के ऊपर भरोसा करना चाहिए? इसका क्या भरोसा है कि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा? आप सभी मेरे ऊपर बेझिझक भरोसा कर सकते हैं। जब तक मैं आप सभी के पास हूँ मैं आप सभी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वैसे एक बात पूछूं तो तुम्हारे ऊपर वो रिवर्स स्केल नहीं है क्या? वो बस गारा गाँव के पास ही है? रिवर्स स्केल बस उन स्नेक के ऊपर ही होता है जो स्नेक बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन उस स्केल को अगर उतार दिया जाए तो उनका गुस्सा शांत हो जाता है। लेकिन अभी जैसी हालत है उस हिसाब से आप सभी को गारा गाँव के पास नहीं जाना चाहिए। यूजी गेम में हर एक स्नेक गारा गाँव से डरता है और उससे भीगना नहीं चाहता है। आप सभी मेरे साथ आइए, मैं आप सभी को शुरू से लीव विलेज भेज देता हूँ। लेकिन सारा ऑटो को कहते हैं कि अब हम पीछे नहीं हट सकते, हमें कुछ भी करके गारा गाँव के पास जाके उसके लेना ही पड़ेगा उससे। उधर लीव में सुनाडे शिकामारू से कहता है कि आखिरकार बात क्या है। शिकाडाई बोर्ड के साथ मिल गया है, मतलब शिकाडाई को उनके बारे में जरूर कुछ पता चला है और इन शिनोबी इसकी मेमोरी को देख के लग रहा है कि इससे भी कार मिस्की ने किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मिस्की को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। ओह अच्छा, जरा बताओ इससे क्या ही हो जाएगा। मिस्की की आइडेंटिटी के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और यहाँ पर जो लोग हैं उनको ही बस मिस्की की आइडेंटिटी के बारे में पता है। उधर ऑटो कहता है कि देखो मैं तो इन सभी के दोस्त नहीं हूँ और लेडी सारा मुझे जो ऑर्डर देंगे बस मैं उसे ही पूरा करूंगा। हाँ हाँ मैं समझ गया, वैसे भी तुम हमारा ही तो साथ देने वाले हो। जिसके बाद हम उस रेड स्नेक को देखते हैं तभी यहाँ पर चोजो बहुत ही बड़ी होकर आ जाती है और इसके शोर से वो रेड स्नेक जाग जाता है और वो चोजो को लपेटना चालू कर देती है, जिसके कारण चोजो बेचारे सांस भी नहीं ले पा रही थी। तो इनोशिन अपने इंक से गारा गाँव के आंख में मारता है जिससे गारा गाँव को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो शिकाडाई अपने शहर पैरालिसिस जिससे गारा गाँव को पकड़ लेता है और वो ब्लैक स्नेक भी गारा गाँव को पकड़ लेता है और इस मौके का फायदा उठा के साड और बोट उस रिवर स्केल को लेने चाहता है। तो गारा गाँव कहता है कि तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मेरे इलाके में आके मेरे से लड़ पाओगे? जो कहते हैं गारा गाँव अपने मुंह से एक जहर फेंकता है चोजो के ऊपर जिसे चोजो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है और ये देख के सभी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो ब्लैक स्नेक और गारा गाँव दोनों ही लड़ना चालू कर देते हैं और उनकी लड़ाई बहुत ही घमासान चल रही थी, जो देखी ये सभी भी हैरान हो गए थे और इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग अब क्या करें। लेडी सारा जल्दी से आप सभी यहाँ से निकल जाइए, मुझे लगता है नहीं कि मैं गारा गाँव को अब यहाँ पर और रोक पाऊंगा। लेकिन बॉर्डर बाकी से भी यहाँ से जाना नहीं चाहते थे, वो सभी गारा गाँव से वो रिवर्स के लेके ही जाना चाहते थे। और गारा गाँव को जैसे पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर उससे क्या लेने के लिए आए हैं तो गारा गाँव एक गुफा से वहाँ से भाग जाता है। ये देखिए इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि गारा गाँव आखिरकार ऐसा क्यों भागा। गारा गाँव शायद अपने खाने पीने की जगह पर गया होगा, उस जगह पर काफी ज्यादा अंधेरा है। वो शायद चाहता है कि आप सभी उसकी जगह पर जाइए और वो आप सभी को वहीं पर ही खत्म कर दे। इधर सकुरा उस घायल आदमी के इलाज करके बाहर आ रहा था और जब मेडिकल रूम में कोई नहीं होता तो यूरी तो छुप के अंदर चला जाता है और एक इंजेक्शन उस घायल आदमी के अंदर इंजेक्ट करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो तो हमारी मोए की होती है। उसी टाइम बस सकुरा आ जाता है और सकुरा को देख के यूरी तो उस इंजेक्शन को नीचे फेंक देता है जिससे वहाँ पर एक धुआं निकले लग जाता है और इसी का फायदा उठा के यूरी तो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन बाहर ही उसे डैंकी की टीम दिखाई देती है। उड़ान तुम लोग सही टाइम पर मिले हो, होका के ऑफिस में दुश्मनों ने हमला कर दिया है, मैं मदद बुलाने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग भी जल्दी वहाँ पर पहुंच जाओ। एक सेकंड, तुम तो मेरे
इम्पीरियल टीम के इंचार्ज थे, तो तुम्हें आखिरकार होकागे ऑफिस के बारे में कैसे पता चला? मुझे सब कुछ सच्चे बता। जो सुन के यूरितो को भी लग रहा था कि अब नाटक करके कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो वो डैंकी को पकड़ लेता और कहता है कि कोई भी हिले मत, वरना मैं इसे खत्म कर दूंगा। तो डैंकी एक फ्लैश का यूज करता है जिसे उससे कुछ नहीं दिखाई देता और इसी का फायदा उठा के इबाबे और मेटल उसके साथ भेज जाते हैं। लेकिन उड़ान को अभी भी कुछ गड़बड़ लग रहा था, तो वो यूरितो के पीछे जाके रिलीज जिस्सु का यूज करता है और उसके ऊपर जो गेंजिस्सु था वो रिलीज हो जाता है। ओ अच्छा, तो फिर तुम्हारे ऊपर गेंजिस्सु का इस्तेमाल हुआ था, तो क्या बता सकते हो कि तुम्हारे ऊपर एक गेंजिस्सु किसने यूज किया है? लेकिन यूरितो कुछ कह पाता तभी उसके ऊपर एक सेंटीपीड आ जाता है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है कि अरे तुम्हारा गेंजिस्सु उसके ऊपर से हट गया है। लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही हमारे सेंटीपीड ने अपना काम कर दिया। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मुझे अब रिपोर्ट देने के लिए जाना पड़ेगा, तो मैं चलती हुई कहते वो लड़की वहां से चली जाती है। उधर गुफा में बोर्ड गारागा के अड्डे में जाता है, लेकिन वहाँ पर गारागा उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता क्योंकि गारागा वहाँ के इन्वायरमेंट में पूरी तरह से घुल मिल चुका था। तो इनोशिन ऊपर से चेक करने लगता है कि गारागा यहाँ पर आसपास है या नहीं, लेकिन उसे गारागा कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। तो वो वापस वहाँ पर ही आ जाता है, तभी गारागा ठीक बोर्ड के पीछे चला जाता है। तो इनोशिन सही टाइम पर अपने बेस को से बोर्ड को बचा लेता है। ये बहुत ही करीबी मामला था, अगर तुमने जरा से भी देर किया होता तो मैं टपक जाता। तुम्हारा जिस्सु तो सच में कमाल का है। मेरा जिस्सु कमाल का नहीं बल्कि मेरा ड्राइंग कमाल का है, समझे? ये बात सुनकर शिकाराई को एक आइडिया आता है, तो वो बोर्ड के क्लोन को गारागा की तरफ भेजता है और इनोशिन के 20 कोल को भी गारागा की तरफ भेजता है। लेकिन गारागा इनोशिन के 20 कोल के ऊपर ध्यान भी नहीं देता और बोर्डो के क्लोन को तबाह कर देता है। अब मैं समझ गया, कोई भी स्नेक किसी भी चीज को डायरेक्ट नहीं देख सकता बल्कि उसकी बॉडी हीट को देखता है। लेकिन इनोशिन के 20 कोल के अंदर कोई भी बॉडी हीट ही नहीं है, इसलिए उसके लिए इनोशिन का 20 कोल एकदम इनविजिबल जैसा था। तो बस हमें उसके ऊपर ऐसी चीजों से हमला करना पड़ेगा जिसके अंदर कोई बॉडी हीट ही नहीं है। तो बोर्ड अपने बहुत सारे क्लोन बना के गारागा की तरह चला जाता और अपने इनविजिबल राशिंगा से गारागा के स्केल पर मारता, लेकिन इससे गारागा का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उससे भी पेपर बम से पूरी चट्टान को गारागा के ऊपर गिरा देता है, लेकिन इससे भी गारागा को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोर्ड गारागा के ऊपर एक आखिरी हमला करने चाहता है, तो गारागा अपनी दूसरी आंख को खोल लेता है और दूसरी आंख खोलते बोर्ड गारागा के पास को देख पाता है और वो देखता है कि गारागा पहले इतना गुस्सेल नहीं हुआ करता था बल्कि उसे धोखा मिला था, जिसके कारण वो इतना गुस्सेल हो गया था। तो चलो जानते हैं गारागा को धोखा कैसे मिला था। गारागा पहले एक समरिंग एनिमल हुआ करता था और उसका लॉर्ड और वो एक जंग के मैदान में जंग को जीत रहा था, लेकिन उसका लॉर्ड जंग के बीच में पीछे हटने की मांग करता है। तो गारागा कहता है कि हम जंग जीतने वाले हैं, तो तुम अभी पीछे क्यों हट रहे हो? लेकिन उसका लॉर्ड साहब कह देता है गारागा को पीछे हटने के लिए, लेकिन गारागा पीछे हटने वाले में से नहीं था और वो आगे लेना चाहता था, इसलिए वो आगे जाने लगता है। तो उसका लॉर्ड ही उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे उसका एक आंख ही चला गया होता है और उसे धोखा कभी बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो हर समय गुस्से में रहता है। तुमने मेरी मेमोरी को देख लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मेमोरी को देखने के लिए? क्या तुम भी यहाँ पर मेरे रिवर्स कोल को लेके मुझे मारने के लिए यहाँ पर आए हो? नहीं, मुझे बस तुम्हारे रिवर्स स्केल की जरूरत इसलिए है क्योंकि मुझे अपने दोस्त को बचाना है। तुम सच में बहुत ही बेवकूफ इंसान हो। तुम उस इंसान को बचाना चाहते हो जिसने तुम्हें धोखा दिया है और इसके लिए तुम यहाँ पर इतनी खतरनाक जगह पर चले आए हो। नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा मिस्की नहीं है, मैं मिस्की के ऊपर भरोसा करता हूँ। तुम जिस भरोसे की बात करते हो मैं उसके ऊपर जैसा भी भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन तुम मिस्की को लाना चाहते हो तो मैं देखना चाहूंगा कि तुम मिस्की को कैसे लाते हो जिसने तुम्हें धोखा दिया है, और अगर तुम उसे नहीं ला पाओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त को मानता हूँ। जो सुनते गारागा जोर जोर से हंसने लगता और कहता है कि तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, मैं तुम्हारे साथ सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ। उसके बाद बोर्ड और बाकी से भी वॉइस से स्नेक के पास चला जाता है और उसने कहता है कि क्या तुमने गारागा के रिवर्स स्केल को लाया है या ऐसा ही चले आए तुमसे भी? तो बोर्ड समय जिसे करके दिखाता है कि देख तूने मुझे स्केल लाने को कहा था और मैं पूरा बुक ही ले आया। ये देखिए वॉइस से स्नेक भी अपने असली रूप में आ जाता और मिस्की के स्नेक को पढ़ना शुरू कर देते हैं और वो कहता है कि मिस्की ने उन गाटों को मारा नहीं था बल्कि अपने स्नेक से उन गाटों के धड़कन को रोक दिया था ताकि उन लोगों को भरोसा हो जाए कि उसने इन गाटों को मार दिया है। असल में उन लोगों ने मिस्की के साथ एक समझौता किया था कि मिस्की अगर उन लोगों के साथ लैंड अर्थ तक जाए तो वो लोग मिस्की को बताएंगे कि उसके जीवन का मतलब क्या है। थैंक गॉड कि मिस्की ने किसी को मारा नहीं है, लेकिन शिकारा कहता है कि मिस्की ने किसी को मारा नहीं है लेकिन उसने दुश्मनों का साथ दिया, मतलब यहाँ पर कुछ तो लफड़ा जरूर है। जिसके बाद उससे भी व्हाइट ग्रे से स्नेक को बाय के वास्ते चले जाते हैं।